वेलकम दोस्तों, और इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मद्रास के नगर नियोजन के बारे में और वहां के नियोजित शहर के विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, और उसी क्रम के में आज हम लोग कलकत्ता, जिसे आज आप कोलकाता कहते हैं, कोलकाता के नगर नियोजन के बारे में। तो दोस्तों, हम इसके पहले कि हम अपने मूल विषय पर आए, आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कलकत्ता एक महानगर है जिसका विकास औपनिवेशिक काल में यानी ब्रिटिश सरकार के समय में हुआ। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़े शहर के रूप में हुआ और इसका नियोजन किया गया, योजना बनाई गई, शहर कैसा बनाना है, क्यों बनाना है, किसके हितों की रक्षा के लिए बनाना है, और ये तमाम सारी चीजें तय की गई। तो दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि बंगाल की जब हम बात करते हैं तो अधिकांश लोगों के मन में आज एक भाव आता है कि आज जो हमारे देश में पश्चिम बंगाल के नाम से एक प्रांत है, उसके बारे में हम, लेकिन औपनिवेशिक काल में यह बंगाल मात्र ये पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये पूरा भाग, यानी ये चार आज जो हमारे राज्य हैं, प्रांत हैं, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, और उसके साथ साथ एक संप्रभु देश जो भारत से ही कटकर बना है, बांग्लादेश, ये पूरा प्रदेश शामिल था। और अंग्रेजों ने जब भारत के भूमि पर पहली बार अधिकार किया तो वह हिस्सा बंगाल ही था। तो यहाँ के बारे में आप यह समझ लें। तो दोस्तों, जब हम लोग ये करते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए जब फरमान मिला, शाही हुकूमत से आदेश मिला, तो ये लोग यहाँ अपना व्यापार करने लगे। लेकिन अंग्रेज अवसरों को या चीजों को, आदेशों को, नियमों को, परंपराओं को मैनिपुलेट करने में तो माहिर थे। तो जब ये बंगाल में आए तो बंगाल में इन लोगों ने क्या किया कि अब बंगाल के नवाब की अनदेखी करनी शुरू कर दी, और अनदेखी ऐसे करने शुरू कर दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बिना चुंगी चुकाए, बिना टैक्स के व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन उसके नाम पर कई अन्य अंग्रेज व्यापारी भी बिना चुंगी चुकाए, बिना टैक्स दिए अपना अपना निजी व्यापार करने लगे, जो खुलेआम उल्लंघन था, और यह बंगाल के नवाब को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने वाला था। दूसरा ये किया कि इन्होंने बंगाल में एक फोर्टिफिकेशन का काम शुरू कर दिया। फोर्टिफिकेशन समझते हैं, किला बनाना शुरू कर दी, और किला बनाने के लिए उसने नवाब से किसी प्रकार का आदेश लेना तो दूर, एक अर्जी तक नहीं थी, और ये फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि ये अपने किला के सुरक्षा कर्मियों के रूप में एक सैनिक तंत्र का गठन भी शुरू कर दिया। तो इससे क्या था कि उस समय का बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बड़ा नाराज हुआ, और उसने सोचा, नहीं भाई, ये अंग्रेज हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, ये हमारे अथॉरिटी को, हमारे अधिकार को इनकार करना चाहते हैं। दे वांटेड टू रिफ्यूज और सब्जुगेट द रॉयल ऑर्डर। तो ऐसे हालत में सिराजुद्दौला ने क्या किया, इन पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो अंग्रेज कोई लड़ाकू और बहादुर तो थे नहीं, इन्हें तो भागते बने, और भागते बना तो मतलब क्या हुआ कि जहाज से समुद्र में गए और वहां जाकर लंगर गिराया, लेकिन
ये सातिर तो थे ही, तो सातिर थे तो इन्होंने किया क्या कि वहां से अपने एक दूत को फिर वापस भेजा और कहा कि भाई हमारी गलती हो गई, हमने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको बुरा लगा है, हम आपकी हर शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ व्यापार करने दीजिए। अब भारतीय राजा तो क्या होता है कि उनको तो अपने नाक की पड़ी थी, कहा कि चलो भाई कम से कम स्वीकार तो किया, ये जो कल तक हमारे आदेशों का अवहेलना करता था, हमें कुछ समझता ही नहीं था, हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझता था, हमारे पास आवेदन देने की जरूरत नहीं समझता था, आज स्वीकार कर रहा है कि अगर कोई दूसरा अंग्रेज अगर यहाँ व्यापार करेगा तो वह चुंगी भी चुकाएगा और ये फोर्टिफिकेशन को जो किला बनाया था उसे अपने खर्च पर हटा लेगा और क्या होगा कि वहां अपनी सैन्य व्यवस्था भी कायम नहीं करेगा। तो इस तरह नवाब सिराजुद्दौला संतुष्ट हो गया, तो संतुष्ट हो गया और इनको पुनः व्यापार करने की छूट जो पहले थी उसको बहाल कर दिया, कहा ठीक है चलो देखते हैं। लेकिन अंग्रेज इसे एक साजिश के जरिया में पड़ गए कि हमें किसी तरह इस नवाब को नीचे दिखाना है। अब दिखाना है तो क्या हुआ कि जब ये पलासी की युद्ध आते आते इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी और पूरी तैयारी भी कर रही थी, तो कोई वीरतापूर्ण या कोई नीतिगत तैयारी नहीं की थी। इसने क्या किया था कि साजिश कहें षड्यंत्र कहें का सहारा लिया और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, तो मीर जाफर से इन लोगों ने एक गुप्त संधि की कि भाई तुम युद्ध में नवाब को हारने दो, अंग्रेजों को जिताने में तुम मदद करो और इसका पूरा का पूरा श्रेय और इनाम तुम्हें दिया जाएगा। तो जब भी हम भारत में गद्दारों की चर्चा करते हैं तो हमें उसमें यह नाम सामने आता है, तो उसका नाम जब सामने आता है मीर जाफर का, तो मीर जाफर ने धोखा दिया, गद्दारी किया अपने नवाब के साथ। जो सेनापति था, जो सेना का सर्वे सर्वा था, और उसने अपने ही शासक के विरुद्ध साजिश रची और नवाब को हराने में उसने मदद की। तो यह तो गद्दार था ही। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इन गद्दारों का भी एक गद्दार था? अब वो कौन था भाई? तो गद्दारों का गद्दार हम क्यों कर रहे हैं कि मीर जाफर की सहायता से अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला नवाब बंगाल को पराजित तो कर दिया, लेकिन सिराजुद्दौला के पराजय के बाद नवाब बना दिया मीर जाफर को, और मीर जाफर को भी नहीं छोड़ा। मीर जाफर से नवाब बनाने के एवज में भारी धन वसूला, चलो वो भी दे दिया कि भाई ठीक है आपने हमें नवाब बनने में मदद की है तो ठीक है हम ये उपहार स्वरूप, और एक ऐसी राशि दे दी जिसने बंगाल के शासन का आर्थिक स्थिति ही खराब करने के लिए प्राप्त थी। लेकिन इससे भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए और क्या किया कि फिर उसके विरुद्ध भी एक साजिश करके उसी के दामाद मीर कासिम को उठाए और सिराजुद्दौला को दफा कर दिया। और तो ये इस तरह से कहते हैं कि मीर जाफर तो दलाल था ही, लेकिन उससे भी बड़ा ये दलालों का दलाल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। तो चलिए ये तो हो गई, लेकिन अंग्रेजों के मन में एक भय तो था कि कभी भी हम पर आक्रमण किया जा सकता है, तो उसने सुरक्षा के लिए, अच्छा अब क्या हुआ, इसी बीच में क्या हुआ कि बंगाल के हल्दिया में एक फलता फूलता बंदरगाह था, और इस बंदरगाह से, यह बंदरगाह भी क्या था? भारतीय लोगों का बंदरगाह था, और इस बंदरगाह से भारतीय व्यापारी कई विदेशों के साथ आयात निर्यात के व्यवसाय कर रहे थे और उससे भारी मुनाफा भी ले रहे थे। तो क्या किया कि अब इसने
कलकत्ता में एक बंदरगाह बना दिए। अब अंग्रेजों का यह बंदरगाह क्या था कि आधुनिक था, चूंकि अंग्रेज पहले से ही क्या थे कि समुद्री साधनों में सबसे मजबूत थे दुनिया का। उनका शान जो टिका हुआ था इंग्लैंड का, वो उनके समुद्री शक्ति पर ही टिका हुआ था। तो एक बेहतर और एक अति आधुनिक बंदरगाह बनने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि हल्दिया के बंदरगाह का महत्व घटने लगा और एक तरह से वो क्या हो गया, डिफंक्शनल, यानी वो अब काम के लायक नहीं बचा। तो अंग्रेजों ने यहाँ क्या किया कि एक किला बनाने शुरू कर दी। अब किला बनानी शुरू कर दी, किला बना भी लिया, और किला के अंदर ये तय हुआ कि इसके अंदर केवल घोड़ी चमड़ी वाले अंग्रेज ही रहेंगे, किसी भारतीय को यहाँ नहीं रहने दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ कि उस किला के अंदर उनके अधिकारियों का, कंपनी के अधिकारियों का, व्यापारियों का निवास स्थान बन गया। सुरक्षा कर्मियों के लिए, उनके लिए पार्क, उनके लिए हॉस्पिटल, उनके लिए स्कूल और तमाम उनके लिए बाजार, सब कुछ का विकास उसने किला के अंदर कर दिया। तो इस किला को हम लोग कहते हैं फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम का मतलब है विलियम का किला। तो इस तरह से इसने किला का निर्माण कर लिया। लेकिन वही बात थी कि अंग्रेजों का यह सारा काम, उनका व्यापार, उनका जो भी बिजनेस के जो काम थे, बिना एसोसिएट के, बिना भारतीय लोगों के मदद के चलने वाले नहीं थे। तो क्या हुआ कि अब वहां चूंकि व्यापार बढ़ गया तो वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ गए। तो बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों के लोग जाकर उस फोर्ट विलियम के आसपास अपनी बस्ती बसाने लगे। इसमें कौन थे? इसमें व्यापारी थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर व्यापार करते थे और लाभ भी कमाते थे। कुछ द्विभाषीय थे जो अंग्रेजों और भारतीय व्यापारियों या लोगों के बीच में वार्ता का काम करते थे। कुछ कारीगर, शिल्पी, मजदूर, हर तरह के लोग। अब वहां संभ्रांत परिवार के या ऊंचे आय वाले लोग रहने लगे तो उनके छोटे मोटे कामों के लिए भी कामगारों की जरूरत थी। और बड़ी तो क्या हुआ कि उनके घर में बर्तन साफ करने वाले, सफाई करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, या तमाम तरह के, तो इस तरह के यानी भारत के विभिन्न तबकों के लोग, चाहे वो किसी भी, जो पढ़े लिखे थे उनके लिए भी जगह थी, जो कम पढ़े लिखे थे उनके लिए भी जगह थी, जो मेहनत कश थे उनके लिए भी जगह थी। तो ये लोग वहां बसना शुरू हो गए। तो एक तरह से जैसे आपने देखा ना मद्रास में व्हाइट सिटी और ब्लैक सिटी, तो यहाँ भी उसी तरह की व्यवस्था की गई कि किला के अंदर क्या होगा, केवल यूरोपीय लोग रहेंगे और किला के बाहर ही भारतीय लोग बस सकते हैं, भले ही वो धनी हो क्यों नहीं। तो अब क्या यहाँ हम लोग को समझना है कि भाई इसके नियोजन के लिए घोषित लक्ष्य क्या थे, किस आधार पर वो मतलब इसको नियोजित करना था। तो कहने के लिए, घोषणा के लिए तो इन्होंने दूसरी कही। अब दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि इस नियोजन में किसके हितों को सर्वोपरि रखा गया। नंबर 2। नंबर 3 कि भाई इस नियोजन में जो निर्माण होने थे उस निर्माण में धन कौन देगा। तो इन सारी बातों को बारी बारी से समझना जरूरी है। तो क्या हुआ कि जब कलकत्ता के बाहर में बाहरी इलाके में फोर्ट विलियम के चारों तरफ ये ब्लैक सिटी टाइप का या भारतीय लोगों की आबादी बस गई, उसमें पैसे वाले भी थे। तो हुआ कि भाई ये लोग अपने लिए भी कई तरह के भवन, अपने रहने के घर बना लिए और स्कूल बना ली, मंदिरें बना ली, मस्जिदें बना ली, ये तमाम तरह की चीजें, सड़कें बना ली। तो ये तमाम तरह की चीज कर दिए। लेकिन इनका था क्या कि इन लोगों की घोषित प्राथमिकताएं क्या थी
कि नगर को सुंदर दिखना चाहिए। और नगर को सुंदर कैसे दिखे? तो नगर को सुंदर देखने के लिए इन लोगों ने कहा कि जगह काफी खुली होनी चाहिए और उसमें उद्यान, गार्डन होनी चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए, ताकि वहां देखने में शहर सुंदर लगे। कई तरह के टावर बनाए गए, कई तरह के कलाकृतियां स्थापित की गई, तो शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने का प्रयास किया। और अंग्रेजों का मानना था कि भाई ये काले लोग आकर यहाँ बस गए हैं, उनकी बस्तियां गंदगी है, आबादी भी अधिक है, तो अधिक और घनी आबादी को गंदगी का साधन माना गया। और वहां क्या थे कि नालियां बहती थी, उससे दुर्गंध आती थी, तो ये तमाम चीजें थी। इसलिए उन काले लोगों को फोर्स किया गया कि आप इस जगह को खाली कर दें और पेरिफेरल यानी और बाहरी इलाके में जाकर आप रह सकते हो। तो क्या किया कि उनको एक बंदोबस्त कर दिया। अब दूसरा क्या हुआ कि भाई किला की सुरक्षा कैसे होगी? तो किला के सुरक्षा के लिए किला के चारों तरफ खुली जगह होनी चाहिए, ताकि यहां से किला में बने जो बुर्ज थे और वहां के संतरी थे, वहां से निगरानी कर सकें कि किला की तरफ कोई बढ़ तो नहीं रहा है। और यदि किला पर किसी तरह के आक्रमण की संभावना बनती है या उस तरह का दृश्य उत्पन्न होता है, तो गोली चलाने में इसको कोई बाधा नहीं, खुली जगह में आराम से गोली चलाई जा सकती है। तो अच्छा, अंग्रेजों के मन में एक और डर था कि फ्रांस की भी एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन यह ईस्ट इंडिया फ्रेंच कंपनी हम यहां कहें तो समझने में ज्यादा सुविधा होगी। तो ये फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये लोग भी क्या थे कि इनसे भी इनको आशंका थी। तो चलिए, फ्रांस की कंपनी तो हार गई, उसके बाद ये उस बात से पूरी तरह निश्चिंत हो गए, लेकिन भारतीयों से सुरक्षा तो चाहिए था। अब हुआ कि भाई ये जो नगर का जो विकास होगा उसके लिए धन कौन देगा? तो इसके लिए भी धन वसूलने का प्रबंध क्या किया गया कि भारतीयों से ही किया गया। अब भारतीयों से धन वसूलने का प्रबंध किस तरह से किया गया कि कहा गया कि एक लॉटरी कमेटी, अभी लॉटरी कमेटी क्या बनी कि लॉटरी बेचकर उससे जो धन की प्राप्ति होती थी उसी से शहरों का विकास होता था। तो देखिए अब क्या हो रहा है, संबल भारत का, भूमि भारत की, लोग भारत के, और शहर के विकास का के लिए जो आवश्यक धन है उसे भी किसे पूरा करना है, तो भारत के लोग। अब यहां पर एक अंतर आपको समझना पड़ेगा। यदि सरकार के खर्च से इन शहरों का विकास होता तो क्या हम मान लें कि यह अंग्रेजों के पैसे से, अंग्रेजों के धन से हो रहा है? क्योंकि अंग्रेजों के पास जो धन थे, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ब्रिटिश सरकार, जो भी आप कह लें, अलग अलग समय में उसकी स्थिति बदलती गई है, तो ये इंग्लैंड से पैसा लेकर आते थे क्या? तो उनके पास जो धन था वह भी भारतीय लोगों से वसूले गए टैक्स के पैसा थे, वो भी तो पैसा, लेकिन कहा कि नहीं, वो पैसा तो हमारा है ही, लेकिन आपको रहना है, आपको शहर बसानी है, तो उसके लिए धन का प्रबंध भी आप ही से करना होगा। तो इस तरीके से धन भी, लेकिन किनके हितों को प्राथमिकता दी जाए? अंग्रेजों के हितों की। अंग्रेजों के लिए सुरक्षित जगह हो, उनके लिए अच्छे अस्पताल हों, उसके लिए अच्छे स्कूल हों, उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी हो, उसके खेलने के लिए पार्क हो, और तमाम इस तरह की सुविधाएं हो जो भारतीयों के लिए, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और नहीं तो गंदगी के नाम पर भारतीय लोगों को एक बार नहीं कई बार, जब वहां भी शहर बसने लगा, कहने भी यहाँ भी आप फिट नहीं कर रहे हो, तो आप और थोड़ी दूर चले जाओ और वहां जाकर आप बच सकते हैं, तो बार बार इनको ढकेला गया। अब ये जो ढकेला जो जा रहा था, इनको बार बार विस्थापित जो किया जा रहा था, इनको अपने जगहों से बेदखल जो किया जा रहा था, आखिर इसके लिए इन लोगों ने कुछ घोषणाएं कर दी। अब उस समय का समय भी कुछ हद तक इन लोगों का साथ दिया। अब क्या हुआ कि दो बीमारियां, हैजा और प्लेग, ये दो बीमारियां आई,
और इन दोनों बीमारियों का उस समय तक कोई कारण, स्पष्ट वैज्ञानिक कारण पता नहीं था। अब डॉक्टरों को जब इलाज करना था तो डॉक्टर तो उसका आप कारण ही नहीं जानते थे कि भाई ये क्या है। अब जैसे अगर इसको कारण, मतलब बायोलॉजिकल कारण तो उनको पता था नहीं, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये साफ सफाई से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और इस स्वास्थ्य के रक्षा के नाम पर खुली हवा हो, खुली जगह हो, गंदगी नहीं हो, इसके नाम पर बार बार भारतीय लोगों को अपनी जगह से विस्थापित किया गया। वहां क्या हुआ कि कई तरह के निर्माण किए गए, पार्कों के निर्माण किए गए, पौधे लगाए गए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की। तो एक व्यवस्था तो यह थी। दूसरी व्यवस्था क्या कर दी लोगों ने, कहा कि नहीं, ये जो बड़ी आबादी में लोग रहते हैं, अब देखिए जब नगरों में लोग जाते हैं तो एक आशा लेकर जाते हैं, एक सपना लेकर जाते हैं। वो सपना क्या है कि जब हम बड़े शहर में जाएंगे तो वहां हमें जल्द ही अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कोई न कोई रोजगार मिल जाएगा। और वह रोजगार क्या होगा कि नए जगह पर जाकर हम जो रोजगार प्राप्त करेंगे वह अपने स्थानीय जगह पर जो काम करते हैं उसकी तुलना में अधिक लाभकारी होगा। लेकिन जितने लोग वहां जाते हैं सबको रोजगार तो मिलते नहीं, तो कुछ लोग क्या करेंगे भाई, अब कुछ लोग छोटा मोटा काम कर लिए, किसी ने चाय की दुकान लगा ली, कोई खिलौना बेचने लगा, कोई मसाला बेचने लगा, कुछ इस तरह के काम करने लगे। तो इनके बारे में अंग्रेजों का ध्यान था कि नहीं भाई, ये क्या है कि ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं, इनके पास रहने का कोई जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, और यह कानून व्यवस्था के सामने समस्याएं खड़ी करते हैं। तो उनके प्रति भी इनका जो नजरिया था वो न्याय संगत, तर्क संगत नहीं था। तो इसके कारण भी कि इसको खाली कराया जाए, कि नगर के आसपास जहां अंग्रेज रहते हैं, जहां उनके गार्डन हाउसेज हैं, जैसे आप फार्म हाउस बोलते हो, तो उसी तरह के जो ये हैं, उसके आसपास इस बड़ी संख्या की आबादी को न रहने दिया जाए। तो बार बार उनको विस्थापित किया गया। तो इस तरीके से आपने उसको भी दूर कर दिया। अब क्या था कि हुआ कि भाई ये आग लगने के भय, एकादशी घटनाएं भी हुई थी कुछ बार। तो कहा कि अच्छा, ये गरीब लोग क्या करते थे, इनके पास इतने पैसे तो था नहीं कि ये ऊंचे किराए पर मकान किराया ले सकें या ऊंची कीमत देकर वहां अपना भूमि या मकान खरीद सकें। तो ये लोग जहां खाली जगह मिलता था वहां छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते थे। अब उसमें आग की घटना हुई, कहा कि नहीं। तो ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों ने एक कानून ही बना दिया कि यहाँ कच्चे घर नहीं बनाए जा सकते। जो भी घर बनेगा वो क्या होगा, ईंट की बनी होगी और उसका छत होना अनिवार्य है। तो इस तरह के नियोजन किए। अब नियोजन में जो सुंदरता का जो प्रतीक था उसमें क्या हुआ कि बड़े बड़े भवन बनाए गए, और कुछ भवन तो यूरोपीय डिजाइन पर बनाए गए। अब जब वेलेस्ली उस समय भारत का गवर्नर जनरल होता था तो वो अपने लिए कालीशान महल बनाए, कहीं कहीं घंटा घर लगा दिए और कहा गया कि नहीं भाई यह सुंदरता का प्रतीक है। तो अंग्रेज एक तरह से यह भी चाहते थे कि हम यूरोपीय डिजाइन के स्थापत्य कलाओं को बनाकर भारतीयों को यह संदेश दे सकते हैं कि अंग्रेज स्थापत्य के मामले में या भवन निर्माण के मामले में भारतीयों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। दूसरी बात क्या थी कि इस तरह के भवनों के, अब चर्चों का निर्माण किया, आपने घंटा घर बना लिया, आपने टावर बना लिए, आपने जगह जगह पर ब्रिटिश शासक के मूर्तियां स्थापित कर दी। तो इस तरह के कई काम इन लोगों ने किए। तो इससे क्या था कि जो अंग्रेज व्यापारी, सैनिक या जो भी लोग यहाँ रहते थे उनको अपनापन का, चूंकि
वो अपने देश से इतना दूर रहते रहते उनके मन में एक उबन सी आती थी कि भाई कहाँ ये हम उष्णकटिबंध में गर्म प्रदेश में यूरोप के ठंडे प्रदेश से आए हुए लोग रह रहे हैं, इन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनकी न भाषा हमसे मेल खाती है, ना वहां का क्लाइमेट हमसे मेल खाता है, ना उनका रहन सहन हमसे मेल खाता है, ना उनके धर्म हमसे मेल। तो ऐसे में वो उबते थे। लेकिन जब उनके पसंद की चीजें बनने लगी तो उनको एक आत्मसंतोष हुआ कि नहीं भाई, यहाँ भी चर्चेज हैं जहां हम प्रेयर कर सकते हैं, यहाँ भी घंटा घर हैं जैसे यूरोप में या इंग्लैंड में हुआ करते हैं, यहाँ भी खुली हवा वाली जगह है, यहाँ भी उद्यान है। तो इन तमाम तरह के चीजों से वो क्या था कि भारत पर अपने श्रेष्ठ सभ्यता का छाप भी छोड़ना चाहते थे। तो इस तरीके से कलकत्ता के शहर, आज कोलकाता कहते हैं, कोलकाता, तो इसका नियोजन किया गया। अब नियोजन में जिसके हित को सर्वोपरि रखा वो कौन थे? अंग्रेज थे। और इसमें जिन साधनों का उपयोग हुआ वो किसका था? तो वो भारतीयों का था, चाहे वो श्रम का साधन हो या धन का साधन हो। भूमि तो खैर भारत की थी ही, तो उसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हितों को उनके ऊपर रखा और अपनी कलाओं को, अपने तरह के भवनों को, अपने पसंद, और क्या किया, दूसरी बात क्या किया कि भाई यूरोपीय जाति और भारतीय जाति को पूरी तरह अलग करने के लिए, और बार बार देखिए, अब जब एक बार फोर्ट विलियम के चारों तरफ भारतीय लोग बस गए तो अंग्रेजों को यह देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो सुंदर नहीं लगता है तो क्या करोगे भाई? तो अंग्रेज कोई अपने लिए अलग व्यवस्था कर ले? नहीं, भारतीय को ही यहां से उजाड़ दो, इनको यहां से खाली कराओ, इनको नोटिस दे दो, उनकी जगहों को डिमोलिश कर दो और वहां अपने पसंद की खुली जगह लगाना है, गार्डन लगाना है, या जो कुछ भी करना है, अपने तरह का शहर बसाना है, चर्चेज बसाने हैं, तो ये तमाम काम कर लिए। तो इस तरीके से कलकत्ता के नगर नियोजन में ब्रिटिश हितों को, यानी ब्रिटिश जन के हितों को सर्वोपरि रखा गया, और उसकी कीमत कौन चुकाया? ये भारतीय लोग चुकाए। और ये घोषित तरीका क्या था कि भाई हम आग से सुरक्षा चाहते हैं, हम अपराध से सुरक्षा चाहते हैं, हम गंदगी से सुरक्षा चाहते हैं, हम बेहतर स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई का प्रबंध, जहां कोई दुर्गंध नहीं हो, जहां कचरा नहीं हो, जहां गंदगी नहीं हो, शहर देखने में सुंदर लगे, और इस सब का कीमत भारतीय चुका रहे थे। तो दोस्तों, इस तरीके से कलकत्ता के नगर का नियोजन किया गया। नियोजन ही नहीं, उसको एक अमली जामा भी पहनाया गया। कलकत्ता को खूबसूरत शहर बनाने का प्रयास किया गया, जहां काफी गार्डन थे, जहां अच्छे अच्छे भवन थे, अंग्रेजों के लिए थे, और जो भारतीय लोग भी थे। और देखिए, सफाई के नाम पर ये जो स्लोगन जो दिया ना कि हमें स्वास्थ्यप्रद वातावरण चाहिए, तो कई भारतीयों ने भी तार्किक रूप से इसका समर्थन किया कि नहीं भाई, यह जरूरी है, साफ सफाई बहुत जरूरी चीज है, इससे लोगों के जान की सुरक्षा। अंग्रेजों को तो डर था कि अगर ये बीमारी फैल गया, अगर हमारे सैनिकों को लग जाए, या ब्रिटिश अधिकारियों को लग जाए, या अगर किला के अंदर के लोगों को लग जाए, तब तो उनका सब कुछ नष्ट होने वाला था। तो इस तरीके से इन लोगों ने कलकत्ता के नगर का नियोजन किया। तो दोस्तों, आपसे फिर से एक बार आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।